एक बार फिर से आपका स्वागत है सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12th के जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं। इसमें हम आनुवंशिकता की शुरुआत किए हैं। इस चैप्टर में हम मूल रूप से मेंडल के बारे में बात करेंगे, मेंडल के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि कैसे पहली बार एक जीव विज्ञानी ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर आनुवंशिकता के बारे में विस्तृत व्याख्या दी। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। मेंडल के वंशागति के नियम की बात होगी, इसकी हम लोग बात करेंगे। मेंडल की वंशागति के नियम की बात हम करेंगे, इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था, प्रायोगिक पौधा जो लिया, वो पाइसम सैटाइवम था, मटर का पौधा लिया। और ये मटर का पौधा जिसका बायोलॉजिकल नेम पाइसम सैटाइवम है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम में कि मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा है उसका क्या नाम है। तो मेंडल ने मटर के पौधों को लिया था और इस पौधे में उन्होंने 7 गुणों की बात की। ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे और उस डिस्क्रिप्शन को देखने के पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, हमें दिखाई पड़ रहे हैं सामने। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 लक्षणों की बात की और इन 7 लक्षणों में को 2 कैटेगरी में बांटा। प्रभावी विशेषक, डोमिनेंट ट्रेट, इंग्लिश में शब्द आता है डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, हिंदी में शब्द है प्रभावी विशेषक। अप्रभावी विशेषक, रिसेसिव ट्रेट की बात की। हर लक्षण में 2 ट्रेट उन्होंने सेलेक्ट किए। हमको पहले ही समझ लेना है, क्योंकि इस पेज में यहाँ डायग्राम्स दिख रहे हैं, इसलिए इसकी बात हम कर रहे हैं। बीज का आकार नंबर 1 किस आकार का है, तो गोल है, राउंड शेप का है, राउंड। दूसरा झुर्रीदार, रिंकल्ड। बीज का रंग, बीज का आकार हुआ। दूसरा कैरेक्टर जो लिया, बीज का रंग पीला और प्रभावी है, हरा है अप्रभावी। इसी तरह थर्ड, फूल का रंग बैगनी, वायलेट, सफेद अप्रभावी है। फली का आकार, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, फूली हुई, सिकुड़ी हुई। 5वां, फली का रंग। यहां आपको एकदम सावधानी बरतनी होगी। फली के रंग और बीज के रंग में आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, यहां विरोधाभास है। क्या? फली का जो रंग है वो हरा रंग प्रभावी है और पीला रंग अप्रभावी है। लेकिन ठीक इसके विपरीत बीज के रंग में पीला रंग प्रभावी है और हरा रंग अप्रभावी है। अक्सर हम ये गलतियां कर जाते हैं, बीज के रंग और फली के रंग में कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है, इसको चयनित करने में हम गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 कैरेक्टर्स हो गए। 6वें पे जब आते हैं तो फली के रंग के बाद आ जाता है पुष्प की स्थिति, 6वां कैरेक्टरिस्टिक्स। और 7वां आ जाता है तने की ऊंचाई।
अक्षीय, अंत्य, अक्षीय दैट इज द एक्सियल, देख रहे हैं किनारे से निकल रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से ये निकले हुए दो फूल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और अंत्य दैट इज द टर्मिनल, टर्मिनल की कंडीशन क्या है कि ये बिल्कुल आखिरी सिरे पर आकर ये 3 पुष्प हमको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से कोई पुष्प नहीं निकला है, यहाँ कोई फ्लावर नहीं है, फ्लावर जो निकला है वो टर्मिनल से निकला हुआ है। तो ये कंडीशन है पुष्प की स्थिति। तो अक्षीय एक्सियल वाला यहाँ पर प्रभावी है और टर्मिनल अप्रभावी गुण है। 7वां जो है तने की ऊंचाई, लंबा, टॉल और बौना। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल के थे। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हुए इन्हीं 7 कैरेक्टर्स पर आधारित थे और इन्हीं में से अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग गुणों के बारे में उन्होंने अलग अलग अध्ययन किया। जब एक गुण का अध्ययन किया, एक जीनी की स्थिति बताई, द्विजीनी की स्थिति बताई कराई और इसी आधार पर मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी माता क्या कह रही है। तो 19वीं सदी के मध्य में के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगोर मेंडल ने उद्यान मटर के वही पौधे में 7 वर्षों तक, देखिए 7 कैरेक्टर्स भी लिए थे और 7 साल तक काम भी किया था। क्या कोइंसिडेंस है। 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए और 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स याद रखिएगा हमेशा, 7 कैरेक्टर्स इन्होंने सेलेक्ट किए थे और हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट और वर्सेज रिसेसिव ट्रेट की बात की थी, प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी विश्लेषण, अभी क्या है ना, गणितीय गणना शुरू की थी पहली बार जीव विज्ञान में और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। इसके पहले जीव विज्ञान में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणनाओं का प्रयोग नहीं किया जाता और शायद यही वजह रही, एक बहुत बड़ी वजह थी कि इनके नियमों के जो प्रतिपादन हुए वो बहुत दिनों तक उपेक्षित पड़े रहे। उस समय डार्विन का दौर चल रहा था, डार्विन इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, सारे दुनिया के जीव वैज्ञानिकों का झुकाव डार्विन के सिद्धांतों की तरफ था, उनकी बातों की तरफ था। मेंडल अछूते रह गए, कहानी अभी एक्सप्लोर होगी आज। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की, एथेंटिसिटी थी, बातें तर्कपूर्ण थी और सत्य थी। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट आंकड़े भर नहीं थे। मेंडल ने पौधों के उन लक्षणों, सारी बातें बिल्कुल क्लियर किया। और वो केवल अपुष्ट विचार नहीं थे, सिर्फ विचार नहीं थे कि कोई थॉट हमने कह दिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए और बात हो गई, सिर्फ अपनी बात पे व्याख्यान नहीं था, अवधारणा सिर्फ नहीं थी, प्रयोग करके उन्होंने प्रमाणित किया था। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, यही हम लोग बात की, संतुष्ट कर लिया जाए हमारे सामने तने की ऊंचाई, ये क्या हो गया, एक लक्षण हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब इसमें 2 तरह के ट्रेड्स की बात की उन्होंने, विरोधाभासी, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी तो ये सर्वथा विपरीतार्थ थे,
एक दूसरे के अपोजिट थे। जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। फली की बात आएगी तो क्या होगा, हरे या पीली फलियां। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। जो फंडामेंटल एक कंक्रीट इमारत जो रखी सबसे पहले जीव विज्ञान में, आनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्हीं आधार पर रखी। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सके। मेंडल ने अनेक तद्रूप प्रजननसम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण, पर परागण के प्रयोग किए। अब यहां शब्द आ रहे हैं, तद्रूप प्रजननसम, इंग्लिश में कहते हैं प्योर ब्रीड, ट्रू ब्रीड। अब ट्रू ब्रीड क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। जब किसी एक गुणधर्म वाले, कोई एक विशेष गुणधर्म के पौधे हैं, सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लंबे पौधे हमने सेलेक्ट किया, एक लक्षण लिया, एक कैरेक्टर कौन सा लिया, तने की ऊंचाई लिया, और तने की ऊंचाई में हमारा फोकस कहाँ है, पौधों की तने की ऊंचाई पर। उसमें हमने क्या सेलेक्ट किया कि हम कह रहे हैं कि हमको लंबे पौधे चाहिए, बौने पौधे नहीं। तो लगातार हम कई पीढ़ियों तक इस तरह के पौधों को उगाते रहे, कम से कम 4-5 पीढ़ियों तक। और जो भी उस क्रम में बौने पौधे होते उनको छांटकर अलग कर दिया जाता है, और जो बचे हुए लंबे पौधों की वंशज है वो 4-5 पीढ़ियों के बाद उनको हम तद्रूप प्रजनन सम कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। वंशक्रम वह होता है, देखो जो यहाँ बताया भी गया है, जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप आज अस्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। कई पीढ़ियों तक, एटलीस्ट 4 से 5 पीढ़ियों तक इसको हमने उगाया, तब जाके इसको ट्रू ब्रीड्स कहते हैं, ट्रू ब्रीड्स ये होगा। अब इन ट्रू ब्रीड्स को में जब ये ट्रेट दिखते हैं, ट्रेट अस्थायी विशेषक दैट इज अ ट्रेट, जिसकी बात की। ट्रेट क्या है, ये लंबा और बौना होना ट्रेट है। ये क्या है, तने की ऊंचाई क्या है, कैरेक्टर है, लक्षण है, अंतर समझना। ये विशेषक क्या है, लंबा है, विशेषक क्या है, बौना है। अब इसमें प्रभावी कौन सा है, अप्रभावी कौन सा है, तो लंबा प्रभावी है और बौना अप्रभावी है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रूप प्रजननी मैटर की किस्मों को छांटा, अलग अलग तरह के गुणधर्म वाले, लक्षण वाले, क्या विशेषक के आधार पे 14, तो 14 का कितना हो गया, 7 जोड़े हो गए, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। अभी हम लोगों ने लक्षणों को देखा, उनके तद्रूप स्थिति की बात हमने समझी, तद्रूप ट्रू ब्रीड। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले, चिकने यानी कि गोल, चिकने यहाँ पर लिखा है, हम लोगों ने अभी देखा गोल। पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। वह तालिका 4.1, तो 4.1 को हमने देख लिया है तालिका। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विशेषकों के 7 जोड़े। एक काम आप जरूर करिएगा इस चैप्टर को समझने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेंडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 कैरेक्टर्स। इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का
एक आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद करना। थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। ये इतनी चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। ये लक्षण और इन लक्षणों के विशेषक, हर लक्षण के दो विरोधी विशेषक हैं। बीज के आकार का विशेषक, एक गोल है तो दूसरा झुर्रीदार है। तो इस तरह से ये 7 लक्षण हैं और इन 7 लक्षण के अलग अलग विरोधाभासी विशेषक हैं। एक प्रभावी विशेषक है और दूसरा अप्रभावी विशेषक है। तो इसको आपको याद करना बिल्कुल नितांत आवश्यक है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है। अब एक टेबल हमारे सामने आ गया, इसमें रिटन वर्ड में फॉर्म में है तो ये लिख याद कर लेना ज्यादा आसान होगा। यहां क्या कहानी बता रहा है, वही मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विप्रयास विशेषक। विप्रयास मीन्स जो विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसकी बातें फिर वही दिया जा रहा है। लक्षण एक तरफ दिए गए हैं और विप्रयास विशेषक दिए गए हैं। इसमें इधर वाले जो हैं ये इधर वाले ये प्रभावी हैं और ये अप्रभावी हैं विशेषक। तने की ऊंचाई लंबा बौना, फूल का रंग बैगनी सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय अंत, फली का आकार फूला सिकुड़ा, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल मुरझाया, बीज का रंग पीला हरा। ये देखना हमेशा, ये 2 जगह है, फली का रंग और बीज का रंग, इन दोनों में विरोधाभास होता है। तो इसको आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक याद करना। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब यहां एक साधारण पुष्प की संरचना दी गई है मटर के फूल की। ये दल है, वर्तिकाग्र, परागकोश, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इस सामान्य संरचना से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसमें ये जो डायग्राम दिखा रहा है, इस डायग्राम की भूमिका क्या है, किस संदर्भ में दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम, तो ये पॉलिनेशन के लिए दिखाया जा रहा है कि परागण किस तरह से कराया गया। मेंडल ने परागण की जो प्रक्रिया कराई, परागकोश को हटाना परागण के लिए, ऐच्छिक जब परागण करना है तो परागकोश को हटाया जाएगा। ये मादा पौधे हैं तो यहाँ से मेल पार्ट्स हटा लिए गए। अब ये फीमेल पार्ट है, इसके पॉलन को ट्रांसफर कराया गया इस पर, और इस ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट में हमको प्लांट्स मिले, हमको सीड्स मिले, और इसके बाद एक नई पीढ़ी प्राप्त हुई, संकरण के चरण। तो जो हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण की जब बात करते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जहाँ पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात हुई थी, वहाँ हमने पढ़ा है। इसको रिकॉल कर लेंगे, वही विधि यहाँ पर दर्शाई गई है। तो इस विधि को दर्शाया गया है और इसका प्रयोग करके मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है, एक जीन की वंशागति की बात होने जा रही है। सिर्फ एक जीन। मेंडल के प्रयोगों में, मेंडल के कार्यों में एक सबसे अच्छा जो कार्य था या उनके साथ कोइंसिडेंस था कि जो जीन थे, ये अलग अलग जीन पर ये अलग अलग लक्षण अवस्थित थे। जैसे सपोज करते हैं कि बीज का रंग पीला या हरा, ये एक जीन पर था, ठीक है। बीज के आकार को निर्धारित करने वाला जीन अलग था,
ये अलग अलग थे। इसकी डिटेलिंग आप हायर क्लासेज में समझोगे कि क्या सफलता के कारण थे मेंडल के, कुछ असफलता के कारण, या जिससे वो कम मशहूर हुए, कम उनका प्रचार प्रसार हुआ। इसके बारे में तो इसी चैप्टर में थोड़ी सी बात होगी। तो एक जीन की वंशागति की बात करते हैं। पहले मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे और बौने पौधों का संकरण किया। क्लियर हो रहेगा? विरोधाभासी विशेषक लिए इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति, फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। जनक दो तरह के थे, एक जनक लंबे थे और एक जनक बौने थे। लेकिन जो पहली पीढ़ी की संतति हुए वो सबके सब लंबे हुए। कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में से दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। अब एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करते हैं। अब ये हमारे सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है? बीज का रंग। चलिए इसी से बात करते हैं, पीला और हरा। तो एक पौधा लिया गया जिसमें बीज का रंग पीला था, एक दूसरा पौधा लिया गया जिसमें बीज का रंग हरा था। इसमें क्या लिए थे? एक लंबा लिए थे या बौना लिए, दूसरा बौना लिए। तो जब दोनों में संकरण कराया गया, लंबा और बौना पौधा दो ले लिया गया। सपोज दैट हम यही ले लेते हैं, इसी को लंबा मान लेते हैं और इसको बौना मान लिए। तो जब संकरण कराया तो जो पहली पीढ़ी पैदा हुई, ये पहली पीढ़ी की जो संतति पैदा हुई, जिसको कि हम F1 बोलते हैं, F1 लिए, तो ये सबके सब 100% ये टॉल हुए। इसी तरह अगर इसमें कराया गया तो सपोज दैट ये पीले हो गए, तो एक ही गुण दिखाई पड़ा, एक ही विशेषक दिखाई पड़ा, किसी लक्षण का एक ही विशेषक दृश्य हुआ। अब इस आधार पर उन्होंने पहला जो नियम दिया था, मेंडल के प्रभाविकता का नियम आता है। देखिए अब उसके बाद की कहानी बता रहा है कि मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वपरागित किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब सब स्वपरागण कराया तो रिजल्ट डिफर हो गया। स्वयं उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने थे जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखे गए, अब वह प्रदर्शित हो गए। बौने पौधों का अनुपात कुल F2 का 25% था, जबकि 75% लंबे पौधे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने। मझोले कद का कोई नहीं था, इंटरमीडिएट की कोई बात नहीं थी। ये कंडीशन ये तरह की होती है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमने इंडिकेट किया ये लंबा पौधा है, ये बौना है। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया, ये दोनों पी हो गए, पेरेंट हो गए। इनमें जब क्रॉस कराया गया तो
जो पौधा पैदा होगा F1 में, ये कुछ इस तरह का होगा F1 का, लेकिन इसमें ये कहा जाएगा कि 100% हाइब्रिड टॉल, 100% संकर लंबे पौधे हो गए ये, ठीक है। ये F1 की कंडीशन हुई। जब F2 में आए तो F2 में क्या हो रहा है कि इनमें क्रॉस हुआ TT और कैपिटल T स्मॉल t, ये F1 वाले हैं। इनमें जब क्रॉस कराया गया तो चार तरह के चार पौधों का एक अनुपात लेते हैं, चार पौधे मान लीजिए कि पैदा हुए, तो इनकी कुछ स्थिति इस तरह की होती है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। तो देखने में ये तीनों के तीनों तो लंबे हैं। ये एक पौधा है, लेकिन इन तीनों लंबे में भी दो वैरायटीज हैं। ये प्योर टॉल है और ये दोनों जो हैं ये हाइब्रिड टॉल है। ये दोनों जो है हाइब्रिड टाइप के टॉल है। इन जनरल अनुपात तो यहाँ 3 संबंध है, 1 का आएगा, लेकिन जब जीनोटाइप की बात होगी, जीनोटाइप अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे, तो संबंध जो रेशियो आएगा 1:2:1 का आएगा। इस तरह से इसका गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफर होता जाता है, जो कि सामान्य अवस्था में ऐसा नहीं है। जीव विज्ञान में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं कराई गई जिसमें कि गणितीय विश्लेषण किया गया हो किसी कार्य का। तो कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। उस 75% में भी 2 कैटेगरी आएगी। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनमें भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि 7 लक्षण लिए थे, 7 लक्षणों में रिजल्ट यही आया। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जन्मकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 संबंधे 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण, किसी प्रकार का मिक्सअप नहीं दिखाई पड़ा, कोई मिक्सअप नहीं हुआ। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेंडल ने प्रस्तावित किया कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से वस्तु, फैक्टर शब्द दिया, जिसे कि आज की तारीख में जीन के नाम से जानते हैं। अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अगर सिद्ध होती है, उन्होंने इस वस्तु को कारक फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं, यही बात बताए। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। जीन क्या है? इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की इकाई है। जिस तरह से हम कोशिका को कहते हैं, जीव के शरीर की इकाई है, इसी तरह जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है, छिपी होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है। ये जीन का ही थोड़ा सा चेंज फॉर्म है। युग्म विकल्पी
हिंदी में शब्द जो दिया है ध्यान दीजिए, युग्म विकल्पी पेयर है, अल्टरनेट पेयर। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों में प्रतीक करें, अक्षरों के प्रतीक दें, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अभी जो हमने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे हम कैपिटल टी से इंडिकेट किए, लेकिन ये दोनों जो है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से इंडिकेट होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी डिटेलिंग अभी और आगे होगी। तो देखते हैं, तो व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षरों तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षरों से व्यक्त कर। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। टी और टी, कैपिटल और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, एलील हैं, जीन की समान ही है। दूसरे शब्दों में पौधों की ऊंचाई के एलील जुड़े इस प्रकार होंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तदनुरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा सब युग्मजी होमोजाइगस, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, एक जैसे हैं दोनों, तो इसको सब युग्मजी बोलेंगे। पौधे को होगा कैपिटल टी या स्मॉल टी पौधे को जीनोटाइप, जीनी प्रारूप और लंबे बौने पौधों का फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप तो लंबा होगा, ये हम लोग पहले से समझ चुके हैं। जीनोटाइप उसका डिफर है, इससे देखने में ये भी लंबा होगा लेकिन उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग होगा। मेंडल ने पाया, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तेजी के साथ। F1 सम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है, इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। लो, बात आ गई कि एक ही दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बौनेपन का कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मकों को उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया। अब प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद करने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए टी और बौने के लिए डी का प्रयोग न करें, क्योंकि यहाँ याद रखना कठिन हो जाएगा, समस्या होगी, इसलिए इस तरह से हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह याद रखना कठिन रहेगा। तो आज के वीडियो में बस यही हम रोकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज डिस्कशन एंड फॉर योर वाचिंग। एक बात याद रखें कि सारन गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपने मित्रों को भी जोड़ें। हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जीवन भविष्य से उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।